हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, भाषा यानी भाषा किसे कहते हैं। तो जब हम अपने मन, अपने विचार के भावों को जिस भी माध्यम से प्रकट करते हैं या जिस भी साधन के द्वारा प्रकट करते हैं, वो साधन ही भाषा कहलाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिपि। लिपि जो है वो लिखित भाषा का लिखने की एक विधि होती है। तो आज हम देखेंगे लिपि के बारे में, यानी लिपि क्या होती है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं लिपि। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लिपि। तो हम लिपि के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम किसी भी भाषा को जिस भी विधि में लिखते हैं वही लिपि कहलाती है। परिभाषा में यहाँ पे देखते हैं कि मुख से निकली हुई, मुख से जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। तो जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं उनको हम जिन भी विधि में लिखते हैं तो मुख से निकली हुई मौखिक, मुख से निकली हुई मौखिक ध्वनि, मुख से जो मौखिक ध्वनि निकलती है उसको हम मौखिक ध्वनि तो कहेंगे, लिखित तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लिखित वो होती है जो हम लिखते हैं। तो मुख से निकली हुई मौखिक ध्वनियों मुख से निकली हुई मौखिक ध्वनियों के लिखने को, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन भी या जिस लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया, जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया वे चिन्ह ही या वे चिन्ह लिपि कहलाए, वे चिन्ह लिपि कहलाए। ठीक, इसको समझिएगा। देखिए, मुख से निकली हुई मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया गया वे चिन्ह लिपि कहलाए। यानी कि जब हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कमल, कमल बोल रहे हैं। अब हम मुख से बोल रहे हैं लेकिन हम लिख भी तो रहे हैं कमल। अब कमल को लिखने के लिए हमने जिन भी तरीके को अपनाया, जिस भी विधि को अपनाया, ये विधि ही लिपि कहलाती है। एक परिभाषा हम और देखेंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा लिपि के बारे में व्यवहारिक बता देते हैं क्या होती है लिपि। यानी जो लिपि होती है ये एक लिखने की विधि होती है। एक परिभाषा हमने यहाँ पे बताया, तो एक परिभाषा पहले ये भी लिखवा देते हैं कि लिपि लिखने की विधि है। लिपि क्या है? लिखने की विधि या ढंग या तरीका होता है। और एक परिभाषा हम और बता देते हैं, किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग ही लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक, अब हम इसको आपको व्यवहारिक भाषा में बताते हैं कि क्या होती है लिपि। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। ये हमने देख लिया कि मुख से निकली हुई, यानी हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, अगर हम उसको लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो मौखिक हुई। लेकिन अगर हम उसको लिख रहे हैं, अब लिखने के लिए हम जिन भी चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं वे चिन्ह ही लिपि कहलाएंगे। फिर दूसरी परिभाषा, लिपि लिखने की विधि है। हम जिसको लिखते हैं वो विधि ही क्या कहलाती है? लिपि।
फिर नीचे हमने एक और बता दिया आपको, किसी भी भाषा, अब कोई सी भी भाषा हो, वो हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, संसार की कोई भी भाषा हो, उसको हम जिस भी विधि में लिखते हैं उसकी जो विधि होगी वो लिपि कहलाएगी। इसको यहाँ पे लिखा है, किसी भी भाषा को लिखने की विधि यानी जो ढंग, उसका जो भी तरीका होगा वही लिपि कहलाती है। अब हम आपको एक ऐसे व्यवहारिक भाषा में बताते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि का मतलब होता है एक तरह से लीपना। क्या होता है? लीपना। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि लिपि का क्या अर्थ होता है। तो लिपि का अर्थ होता है लीपना, यानी जैसे हम किसी चीज को बनाते हैं, मान लीजिए हम कोई फूल इस तरह से बना रहे हैं, ठीक, हम बना रहे हैं, हम इसको लीप रहे हैं। लिपि का मतलब ही होता है लीपना। हम किसी भी भाषा को जिस भी विधि के द्वारा लीपते हैं वो हमारा लीपना ही लिखना भी कहलाता है, और हम जिस तरीके से लिखते हैं वो लिपना ही एक तरह से लिपि कहलाता है। ठीक, तो लिपि का मतलब भी होता है लीपना। अब शायद लीपना आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि लिपि वो होती है, या लिपि लीपने की एक विधि होती है, कोई सी भाषा को हम जिस भी तरीके से लीप देते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि लिपि की अवस्थाएं कितनी होती हैं। लिपि विकास की अवस्थाएं, लिपि विकास की अवस्थाएं, यानी जो लिपि होती है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, या मुख्य अवस्थाएं या लिपि विकास की अवस्थाएं। यहाँ पे मुख्य अवस्थाएं ही हैं, मुख्य अवस्थाएं। ठीक, लिपि विकास की मुख्य अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक के बाद आती है सबसे पहले चित्रात्मक, फिर चित्रात्मक के बाद आती है आपकी प्रतीक लिपि। चित्रात्मक, फिर प्रतीक लिपि, प्रतीक लिपि के बाद आती है आपकी भाव लिपि। भाव लिपि के बाद आती है आपकी ध्वनि लिपि। ठीक, देखिए तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या होती है चित्रात्मक लिपि, क्या होती है प्रतीक लिपि, क्या होती है भाव लिपि और क्या होती है ध्वनि लिपि। सबसे पहले हम देखेंगे चित्रात्मक लिपि यानी चित्र लिपि क्या होती है। तो जो चित्र लिपि होती है वो सबसे पहले मिस्र देश में और अभी भी चीन वगैरह में इसका प्रयोग होता है। मिस्र लिपि की जो विशेषता होती है, यह जो होती है चित्रात्मक लिपि होती है। जैसे हम किसी चीज को लिखने के लिए अक्षर बनाते हैं, जैसे हम मान लीजिए लिख रहे हैं छाता, हमने लिखा छाता। अब अगर हमें ये चित्रात्मक लिपि में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम छाता नहीं लिखेंगे, हम छाते का यहाँ पे इस तरह से छाते का चित्र बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छाता, जिससे कि देखने वाला ही समझ जाएगा। जो चित्र लिपि होती है ना, ये सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो चित्र लिपि जो है उसको हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी हम अक्षर नहीं लिखते, हम वहाँ पे चित्र बना देते हैं, जिसको देखकर जो समझने वाला होगा वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए हमें कलम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कलम बना देंगे। ये होती है हमारी चित्र लिपि। चित्र लिपि में चित्र बना दिया जाता है, न कि अक्षर लिखा जाता है। उसके बाद आती है प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि क्या होती है, जो प्रतीक लिपि होती है इसमें क्या होता है, एक प्रकार का प्रतीक या ऐसे सिंबल, ठीक, जिसको आप प्रतीक को आप इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं। तो प्रतीक में ये होता है कि जो प्रेषित होता है, यानी जो प्रेषक होता है, वो जो भी अपने मन, अपने विचार, जो भी उसके मन में जो भी भाव आते हैं, तो वो किसी प्रतीक के माध्यम से जिसको वो कुछ बताना चाहता है, वो कुछ ऐसा ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा चित्र ही भेजता है, प्रेषित करता है, जिसे सामने वाला देखकर समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो प्रतीक लिपि का हम आपको सबसे अच्छा उदाहरण बता सकते हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पे आप सब लोग उसका यूज करते हैं, जैसे कि इमोजी।
इमोजी में अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी वाला इमोजी भेजते हैं, सैड हैं तो सैड वाला। जो भी जैसी भी मतलब आपके मन में भावनाएं चलती हैं, आप उस इमोजी को भेज कर, यानी आंखों के माध्यम से, प्रतीक लिपि का हम जो भाव होता है उसको कैसे समझते हैं, आंखों के माध्यम से, यानी जो प्रेषित होता है वो प्रेषक वो अपने फोन, मोबाइल या किसी भी तरह से प्रतीक लिपि को भेजता है, और उसको जो ग्राही होता है यानी जो ग्रहण करने वाला होता है वो उसे देखकर समझ जाता है। उसके बाद आती है भाव लिपि। भाव लिपि क्या होती है? भाव लिपि भी एक तरह से देखकर ही समझने वाली होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सिंबल दिए जाते हैं जिसे देखकर आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। जैसे हम यहाँ पे ओम बना दें, हम यहाँ पे ओम बना दें और ओम देखकर आप समझ जाएंगे कि यह किसी विशेष धर्म के बारे में हमें बताना चाहता है। तो ओम जो हो गया, इस तरह से कभी आपने देखा होगा कि आप जा रहे हैं रास्ते में और बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में दो बच्चे बने हुए हैं जो स्कूल के यूनिफॉर्म में हैं और वो ड्रेस यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और बैग टांगे हुए हैं, तो आप देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास कहीं विद्यालय है। तो वो भी एक प्रकार से भाव लिपि ही कहलाती है, यानी हम अपनी भावनाओं से प्रदर्शित कर देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आती है ध्वनि लिपि। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ध्वनि लिपि ही है, क्योंकि हमारे भारत में ध्वनि लिपि का ही प्रयोग होता है, यानी हम जो बोलते हैं उसको जो लिखते हैं, जैसे हम जिसको भी अपने मुख से ध्वनि करते हैं और जब लिखते हैं तो वो लिपि ही ध्वनि लिपि कहलाती है। यानी जो हमारे ये सारी लिपियां हैं, हमारे जो लिखने की विधि है, ये ध्वनि लिपि के ही अंतर्गत बनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसे। चलिए, अब हम देखेंगे संसार की कुछ महत्वपूर्ण लिपियां। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि दुनिया में अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है, या अलग अलग प्रकार की भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अलग लिपि या लिपियां होती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि जितनी भी भाषाएं सबकी लिपि एक ही हो गई। अलग अलग लिपियों की अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो हम यहाँ पे उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लिपियां लिखवा देते हैं जिसे आप जरूर लिख लीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपियां। एक तरफ हम लिखते हैं लिपि और एक तरफ हम लिखते हैं भाषा। क्या लिखते हैं? भाषा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे देवनागरी लिपि। क्या देखेंगे? देवनागरी लिपि। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे देवनागरी से कौन कौन सी भाषाएं बनी हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका संस्कृत। अब अगर संस्कृत की लिपि देवनागरी हुई तो हिंदी की भी लिपि देवनागरी ही होगी, क्योंकि आपने भाषा में पढ़ा हुआ है कि जो हिंदी है वो संस्कृत के भास धातु से बना है। तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। हिंदी के बाद आपका आ जाएगा नेपाली। नेपाली की भी लिपि क्या होगी? देवनागरी। गुजराती की भी लिपि क्या होगी? देवनागरी। मराठी, इसकी भी लिपि क्या होगी? देवनागरी। पाली भाषा की भी लिपि क्या होती है? देवनागरी। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं गुरुमुखी। गुरुमुखी तो सबको याद रहता है। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। गुरुमुखी जो है ये किसकी लिपि है? पंजाबी की। ठीक, गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। उसके बाद आती है फारसी लिपि किसकी है? उर्दू की। किसकी है? उर्दू की। उसके बाद आती है रोमन। क्या आती है? रोमन अंग्रेजी की हो गई, यानी अंग्रेजी की भी लिपि रोमन होती है। उसके बाद जर्मन की लिपि भी रोमन होती है।
उसके बाद फ्रेंच की भी लिपि क्या होती है, रोमन होती है आदि। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं एक दो और लिपियां लिखवा देते हैं, जैसे कि बंगला। बंगला लिख लीजिए, बंगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगला, बंगला की भाषा भी बंगला है और बंगला की लिपि भी बंगला ही है। ठीक, तो एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। देवनागरी की लिपि क्या हुई, संस्कृत, और संस्कृत की लिपि क्या हुई, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या हुई, देवनागरी। नेपाली की लिपि देवनागरी। गुजराती की लिपि देवनागरी। मराठी की लिपि देवनागरी और पाली की भी लिपि देवनागरी। उसके बाद आती है आपकी पंजाबी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। उर्दू की लिपि फारसी, उर्दू जो हम लिखते हैं ना उसकी लिपि क्या होती है, फारसी होती है। उसके बाद आती है रोमन। रोमन से निकली हुई जो भाषा है वो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाएं हैं जो रोमन से निकली हुई हैं। उसके बाद आती है बंगला, यानी ये लिपि है बंगला से निकली है, बंगला। ठीक, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ये जो लिपि है ना, यानी जो रोमन लिपि है ना, इसकी सारी जो लिपियां होती हैं, यानी जो भाषा होती है, वर्णात्मक होती है। क्या होती है, वर्णात्मक। आपसे जब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फंसाना होता है तो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी दे दिया और पूछ लेगा कि इसकी जो लिपि है वो कैसी है, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इन सबकी जो लिपि है वो वर्णात्मक लिपि है, या वर्णात्मक विधि भी आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए इसको मेरेज करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अब देवनागरी लिपि के बारे में। क्योंकि अगर हमारी राज्य भाषा यानी हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। तो हम यहाँ पे देवनागरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देवनागरी लिपि, ठीक, क्या होती है देवनागरी लिपि। सबसे पहले हम आपको देवनागरी लिपि के बारे में बताना चाहेंगे कि ऐसा पुराणों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा मतलब कई जगहों पे लिखा गया है कि जो देवनागरी है, सबसे पहले तो देवनागरी से बनी संस्कृत है, और जो लिखा जाने की बात मैं कह रही हूँ उसी में कहा गया है कि जो संस्कृत है यह देववाणी है, यानी देवों के द्वारा बोली जाने वाली वाणी है। इसलिए जो संस्कृत है वो देवनागरी से बनी। तो जब संस्कृत देवनागरी से बनी तो देवनागरी को कहा जाता है कि देवों के नगर में बोली जाने वाली भाषा। ठीक, इसीलिए देवनागरी का नाम देवनागरी पड़ा, या देवनागरी का अर्थ ही लगाया जाता है कि देवों के नगर में बोली जाने वाली भाषा। ठीक, अब हम इसकी थोड़ी सी विशेषता देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हिंदी का एग्जाम है, लिपियों से क्वेश्चन है, भाषा से है, तो पूछ ही लिया जाता है ज्यादातर कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना तब हम आपको बता पाएंगे कि ये जो ब्राह्मी ये कहाँ से आई है। अभी हम यहाँ पे उतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको उतनी आवश्यकता भी नहीं है, जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक और परिभाषा यानी विशेषता देवनागरी लिपि की भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हमने आगे वर्णात्मक बताया था, तो यहाँ बता रहे हैं कि भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं। कैसी हैं, अक्षरात्मक है। ठीक, एक विशेषता हम और देखते हैं कि यह यानी देवनागरी लिपि या यह लिपि वैज्ञानिक लिपि कहलाती है। यह लिपि वैज्ञानिक लिपि कहलाती है, वैज्ञानिक लिपि कहलाती है। ठीक, और इसकी विशेषता हम आपको बता देते हैं एक दो कि यह जो देवनागरी लिपि है यह इसके लिए यानी इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही
अक्षर का प्रयोग होता है, एक ही अक्षर का प्रयोग होता है। आप कहेंगे कैसे, अभी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है, कैसे। एक और हम इसकी देख लेते हैं। यह लिपि जो है या यह गत्यात्मक एवं व्यवहारिक लिपि है। ठीक, एक हम आपको और थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि जो अक्षर हैं, अक्षरों की खोज कब हुई थी। ठीक, तो अक्षरों की खोज लगभग, देखिए आपको एक्यूरेट नहीं लिख बता पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लगभग लिख रहे हैं। इसमें 2-4 बढ़ भी सकता है, 2-4 घट भी सकता है। लगभग 6000 वर्ष पूर्व या पहले मानी जाती है। ठीक, अब इसको समझिएगा। तो देवनागरी लिपि की विशेषता हम देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक, इसके बाद भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक है। कैसी हैं? अक्षरात्मक। भारत की सभी लिपियां कैसी हैं? अक्षरात्मक। यानी हम जब भी भारत की भाषाओं को लिखेंगे तो हम उसको अक्षर में ही लिखेंगे, न कि चित्रात्मक है, न कि भावात्मक है, न कि प्रतीकात्मक है। इसके बाद हम देखेंगे यह लिपि वैज्ञानिक लिपि कहलाती है। वैज्ञानिक लिपि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है उसमें हम एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे हम वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर का प्रयोग होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं राजा या राम, हमने लिखा राम, म, हम यहाँ रा बोल रहे हैं, फिर यहाँ रा लिख रहे हैं, यहाँ फिर म बोल रहे हैं, यहाँ तो म लिख रहे हैं। अब इसी को हम अंग्रेजी में मान लीजिए हम लिखते हैं चेक। क्या लिखते हैं? चेक। और एक जगह लिखते हैं कूल। क्या लिखते हैं? कूल। अब देखिए हमने यहाँ पर भी लिखा है सी और यहाँ पर भी लिखा है सी, तो सी को यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? च पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे सी को हम क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं ना। यानी जो अंग्रेजी की भाषा है उसमें हम बोल कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं, या लिख वही रहे हैं लेकिन उसको हम उच्चारण अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ध्वनियों के तरीके से कर रहे हैं। जबकि जो हिंदी का वर्ड है, हिंदी का जो अक्षर है, उसको अगर हम राम बोल रहे हैं तो रा और म ही बोल रहे हैं। दोबारा अगर र की कहीं हम आवश्यकता करते हैं या आवश्यकता होती है तो हम र ही बोलेंगे, इसको अ आ ई कुछ भी नहीं बोलेंगे। यानी जो अ है वो अ रहेगा, जो आ है वो आ रहेगा, जो र है वो आती है। यह गत्यात्मक एवं व्यवहारिक लिपि है। इसको गत्यात्मक एवं व्यवहारिक लिपि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने साथ और भाषाओं को भी जोड़ लेती है। क्या करती है? अपने साथ अन्य भाषाओं को भी जोड़ लेती है। जैसे हम लिख देते हैं कभी कभी डॉक्टर लिख देते हैं ना, वैसे ये हिंदी नहीं है, ये जिसे हम आगत भाषा भी कहते हैं, लेकिन इसको हम हिंदी में जोड़ दिए हैं। यानी हम जो हमारी हिंदी है या देवनागरी है, यह अन्य भाषाओं को भी अपने साथ लेकर चलती है और यह एक व्यवहारिक लिपि है। इसको हम ऐसे व्यवहार में भी सीख सकते हैं। उसके बाद आता है अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी अक्षरों की खोज कब से मानी जाती है? लगभग 6000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब आप कहेंगे इससे पहले लोग नहीं पढ़ते थे, तो पढ़ते थे लेकिन तब भाषा मौखिक थी या भाषा ज्यादातर चित्रात्मक थी, जहाँ पे गुफाओं में ऐसे पत्थरों पे, दीवारों पे ऐसे चित्र बना दिया जाता था, जिसके माध्यम से लोग समझने का कोशिश करते थे कि यह चित्र क्या कहना चाहता है। ठीक, बस आज की कक्षा यही तक। धन्यवाद।